भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिसमेंटल करना होगा, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी एक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसका सीधा मतलब ये है कि हर राज्य अपने हिसाब से मार्केट रूल्स बनाता है। इस वजह से पूरा देश एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनने के बजाय छोटे-छोटे फ्रैगमेंटेड मार्केट्स में बट गया है, जिसे हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। स्लाइड के हीट मैप ऑफ इंडिया पर ध्यान दीजिए। पंजाब और हरियाणा में हाई डेंसिटी ऑफ मंडीज है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में डेंसिटी बहुत कम है। समझ आया? ये डिस्पैरिटी फार्मर्स के लिए एक बड़ा एक्सेस बैरियर क्रिएट करती है। एपीएमसी का मूल उद्देश्य यानी कोर ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स को मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। लेकिन समय के साथ ये सिस्टम खुद एक रेगुलेटरी मोनोपोली बन गया। अब जरा स्लाइड में दिया गया सप्लाई चेन बॉटलनेक डायग्राम देखिए। ये दर्शाता है कि कैसे एक फार्मर को अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए कंपलसरी तौर पर रेगुलेटेड मंडी में ही आना पड़ता है। वहां कमीशन एजेंट्स या आड़तियास का दबदबा होता है। ये एजेंट्स अक्सर कार्टेलाइजेशन कर लेते हैं। कार्टेलाइजेशन का मतलब है कि वो मिलकर प्राइसेस को आर्टिफिशियली लो रखते हैं, ताकि फार्मर के पास सस्ते में बेचने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। इस प्रोसेस में ऑक्शन ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती। रिजल्ट ये होता है कि फार्मर की बार्गेनिंग पावर जीरो हो जाती है। एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट यहां समझना जरूरी है, कैस्केडिंग कॉस्ट्स। जब फार्मर प्रोड्यूस बेचता है और वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो बीच में कई तरह के टैक्सेस और कमीशंस जुड़ते चले जाते हैं। स्लाइड के बॉटम में प्राइस एस्केलेशन बार को एनालाइज करें। अगर फार्मर 10 रुपए में बेचता है, तो कंज्यूमर 30 रुपए पे कर रहा है। बीच का 20 रुपए कहाँ गया? ये पैसा इंटरमीडिएशन कॉस्ट, मंडी टैक्स और हैंडलिंग चार्जेस में चला गया। इससे स्प्रेड इंक्रीज होता है, यानी फार्म गेट प्राइस और कंज्यूमर प्राइस के बीच का अंतर बढ़ जाता है। सोचो जरा, क्या ये सिस्टम फार्मर के लिए फेयर है? जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इतना हाई है कि मंडी में ग्रेडिंग और वेइंग फैसिलिटीज भी ढंग से नहीं है, तो सेस और टैक्सेस कलेक्ट करने का जस्टिफिकेशन क्या है? हमें यह सोचना होगा कि क्या ये स्ट्रक्चर मार्केट को फैसिलिटेट कर रहा है या चोक कर रहा है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि पुराना एपीएमसी मॉडल रिस्ट्रिक्टिव था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2017 में एक नया फ्रेमवर्क लाया गया, मॉडल एपीएलएम एक्ट यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग। यहाँ पैराडाइम शिफ्ट शब्द पर ध्यान दीजिए, जो स्लाइड के सेंटर में एरो के थ्रू दिखाया गया है। लिसन, हम कंट्रोल से फैसिलिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पुराने सिस्टम में फार्मर के पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन नए एपीएलएम एक्ट का एम है यूनिफाइड लाइसेंस प्रोवाइड करना। इसका मतलब है कि अगर एक ट्रेडर के पास लाइसेंस है, तो वो पूरे स्टेट में कहीं भी ट्रेड कर सकता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक मंडी में नहीं। ये मार्केट फ्रेगमेंटेशन को तोड़ने का एक पावरफुल टूल है। साथ ही इस एक्ट ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डीरेगुलेशन की दायरे में लाने की बात की, ताकि पेरिशेबल्स की मूवमेंट फास्ट हो सके। अब मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 पर फोकस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बेसिक लॉजिक है प्राइस रिस्क मिटिगेशन। खेती में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? प्राइस फ्लक्चुएशन। फार्मर कड़ी मेहनत करके फसल उगाता है, पर हार्वेस्ट के टाइम अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो उसका नुकसान तय है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस रिस्क को फार्मर से उठाकर स्पॉन्सर यानी कॉर्पोरेट बायर पर ट्रांसफर कर देता है। स्लाइड का राइट साइड वाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइकिल देखें। फेज 1 प्री सीजन सबसे क्रिटिकल है। यहाँ अग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पहले से डिसाइड हो जाते हैं। क्लियर है? इसका मतलब है कि सोइंग से पहले ही फार्मर को पता है कि उसकी फसल किस रेट पर बिकेगी। लेकिन फार्मर्स के मन में एक बड़ा डर हमेशा रहता है, लैंड ओनरशिप का। क्या कॉर्पोरेट कंपनीज उनकी जमीन हड़प लेंगी? डोंट वरी, इसलिए एक्ट में साफ तौर पर सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया है। स्लाइड में लैंड राइट्स प्रोटेक्टेड आइकन को देखिए। ये एक्ट इंश्योर करता है कि अग्रीमेंट सिर्फ क्रॉप का होगा, लैंड का ट्रांसफर कभी नहीं हो सकता। इवन फार्मर्स को परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की भी परमिशन नहीं होती स्पॉन्सर द्वारा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी सिविल कोर्ट के बजाय एक डेडिकेटेड अथॉरिटी सीएफजीजी बनाई गई है, ताकि फैसला जल्दी हो। सवाल ये उठता है कि क्या छोटे किसान यानी स्मॉल फार्मर्स अकेले कॉर्पोरेट्स के साथ बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, या उन्हें एग्रीगेशन की जरूरत पड़ेगी? अब हम फिजिकल रिफॉर्म से डिजिटल रिफॉर्म्स की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई-नैम कोई नई मंडी नहीं है, बल्कि ये एग्जिस्टिंग फिजिकल मंडीज के ऊपर एक डिजिटल लेयर है। इसका विजन है वन नेशन वन मार्केट।
स्लाइड में हब एंड स्पोक नेटवर्क मॉडल को ध्यान से देखिए। सेंटर में ई नाम का सर्वर है जो अलग अलग स्टेट्स की मंडीज, मंडी ए, बी, सी को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से जोड़ता है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तमिलनाडु का बायर मध्य प्रदेश की गेहूं यानी वीट खरीदना चाहता है तो वो ऑनलाइन बिडिंग के थ्रू ऐसा कर सके। इससे प्राइस डिस्कवरी बेहतर होती है क्योंकि डिमांड लोकल एरिया तक सीमित या लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि पैन इंडिया डिमांड रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ह्यूज ऑपरेशनल बॉटलनेक्स हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है असेइंग डेफिसिट। डिजिटल ट्रेड ट्रस्ट पर चलता है। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रोड्यूस ग्रेड ए है तो बायर एक्सपेक्ट करेगा कि वो क्वालिटी सही हो। इसके लिए साइंटिफिक लैब्स चाहिए जो मंडी गेट्स पर क्वालिटी टेस्ट करें। स्लाइड के की बैरियर्स सेक्शन में माइक्रोस्कोप पर क्रॉस लगा हुआ है जो दर्शाता है कि टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी है। अगर क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है तो बायर ऑनलाइन बिड क्यों करेगा? वो फिजिकल इंस्पेक्शन प्रेफर करेगा जो ई नैम के पर्पस को डिफीट कर देता है। मेक सेंस? दूसरा मेजर इशू है लॉजिस्टिक्स गैप। डायग्राम में ट्रक के ऊपर ब्रोकन लिंक दिखाया गया है। मान लीजिए डील हो गई, पेमेंट भी हो गया, लेकिन माल ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? इंडिया में अभी तक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन नहीं है जो डिस्टेंट बायर्स को सीमलेस डिलीवरी दे सके। इस वजह से जैसा कि प्रोग्रेस वर्सेस रियलिटी डैशबोर्ड ग्राफ दिखाता है, भले ही 1000 से ज्यादा मंडीज इंटीग्रेट हो चुकी हैं, हाई एडॉप्शन, लेकिन एक्चुअल इंटरस्टेट ट्रेड का वॉल्यूम मिनिमल है। अधिकतर ट्रांजैक्शन सिर्फ डेटा एंट्री है, यानी ट्रेड ऑफलाइन हो रहा है, बस रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। क्या हम ई नाम को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाकर छोड़ देंगे या उसे एक फंक्शनल मार्केटप्लेस बनाएंगे? इसके लिए डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को सिंक में काम करना होगा। फार्म लॉज 2020 जो अब रिपील हो चुके हैं, इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट इवेंट थे। इन लॉज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फ्यूचर रिफॉर्म्स का बेस बनाते हैं। इन लॉज का मेन कंटेंशन यानी विवाद स्लाइड के डुअल मार्केट सिस्टम मॉडल में छुपा है। डायग्राम में 2 जोन्स दिखाए गए हैं, जोन ए रेगुलेटेड एरिया और जोन बी फ्रीडम जोन। एफपीटीसी एक्ट ने प्रपोज किया था कि एपीएमसी के बाहर जोन बी में ट्रेड एरिया होगा जहां कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि एपीएमसी जोन ए में स्टेट टैक्सेस और सीस लगती रहेंगी। फार्मर्स और स्टेट्स का कंसर्न ये था कि अगर बाहर टैक्स 0 है और अंदर 6 to 8% है तो सारा ट्रेड धीरे धीरे बाहर शिफ्ट हो जाएगा और एपीएमसी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इससे लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाता। फार्मर्स को लगा कि एपीएमसी खत्म होने के बाद एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बंद हो जाएगी। हालांकि ये लॉज में लिखा नहीं था। टाइमलाइन पर नजर डालें, ऑर्डिनेंस से लेकर रिपील तक का सफर पॉलिसी अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। रिपील के बाद फोकस अब लेजिस्लेटिव ओवरहॉल से हटकर स्टेट लेड रिफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गया है। अब सेंटर स्टेट्स को इंसेंटिवाइज कर रहा है कि वो मॉडल एक्ट्स अडॉप्ट करें। फ्यूचर पाथ में डिजिटल एग्रीकल्चर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। स्लाइड में एग्री स्टैक का जिक्र है जो हर फार्मर को एक यूनिक आईडी देगा। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और क्रेडिट एक्सेस आसान हो जाएगा। एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ईसीए में अमेंडमेंट। इसका एम था स्टॉक लिमिट्स को हटाना ताकि प्राइवेट सेक्टर स्टोरेज में इन्वेस्ट करे, लेकिन रिपील के साथ ये रिफॉर्म भी वापस चला गया। अब सवाल ये है, स्टेटस क्वो पे लौटने के बाद हम रिफॉर्म्स को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आंसर शायद टेक्नोलॉजी और एफपीओस के रूट से आएगा, बजाय डायरेक्ट पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के। हमें यह समझना होगा कि लॉज रिपील हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स, लो इनकम, हाई वेस्टेज, मिडलमैन मोनोपोली अभी भी वहीं खड़ी हैं। रिफॉर्म्स का रास्ता अब डिसेंट्रलाइज्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। इंडियन एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी समस्या है फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। देश के 86% किसान स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं। एक छोटे किसान के पास ना तो इनपुट खरीदने के लिए बार्गेनिंग पावर होती है और ना ही आउटपुट बेचने के लिए मार्केट लेवरेज। इसका समाधान है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओज। एफपीओ का बेसिक कॉन्सेप्ट है एग्रीगेशन, यानी सारे छोटे किसानों को एक साथ लाना ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाया जा सके। स्लाइड में एफपीओ स्ट्रक्चर पिरामिड को देखिए। बॉटम पर इंडिविजुअल फार्मर्स हैं जो मिलकर छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और फिर ऊपर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट सीईओ या बोर्ड होता है जो बिजनेस डिसीजंस लेता है।
एफपीओ का मैकेनिज्म वर्चुअस साइकिल डायग्राम से बेहतर समझ आता है। जब फार्मर्स एक साथ आते हैं तो वो फर्टिलाइजर्स और सीड्स होलसेल रेट्स पर खरीद सकते हैं, बल्क इनपुट परचेज, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। आउटपुट साइड पर, क्योंकि अब उनके पास ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस है, वो मंडी को बाईपास करके सीधे प्रोसेसर्स या बिग रिटेलर्स से डील कर सकते हैं। इससे प्राइस रियलाइजेशन बढ़ता है। साइकिल दिखाता है कि ये प्रॉफिट वापस फार्मर्स के पास डिविडेंड के रूप में आता है। सरकार भी इसमें इक्विटी ग्रांट और क्रेडिट गारंटी के थ्रू मदद करती है, ताकि एफपीओ की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो सके। लेकिन सिर्फ एग्रीगेशन काफी नहीं है। स्लाइड में वैल्यू एडिशन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एफपीओ को सिर्फ रॉ प्रोड्यूस बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग भी करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर किसान आलू यानी पोटैटो बेचता है तो कम दाम मिलता है, लेकिन अगर एफपीओ उसे धोकर ग्रेड करके चिप्स बनाने वाली कंपनी को बेचे तो मार्जिन कई गुना बढ़ जाता है। 10,000 एफपीओ स्कीम का टारगेट यही है कि एग्रीकल्चर को सबसिस्टेंस से बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट किया जाए। क्या एफपीओज मैनेजमेंट फेलियर से बच पाएंगे? इसके लिए क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस सीबीबीओज का रोल क्रूशल होगा, जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। अब हम डायरेक्ट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, जो सप्लाई चेन में मिडलमैन को पूरी तरह एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। इसे डिसइंटरमीडिएशन कहा जाता है। सिंपल है, बीच के लोगों को हटाना। स्लाइड में प्राइस रियलाइजेशन एनालिसिस बार चार्ट टोमेटो एग्जाम्पल एक आई ओपनर है। ट्रेडिशनल मंडी रूट में कंज्यूमर 20 रुपीज पे करता है, लेकिन फार्मर को सिर्फ 5 रुपीज मिलते हैं। बाकी का 15 रुपए मिडलमैन और वेस्ट में चला जाता है। इसके विपरीत डायरेक्ट मार्केटिंग जैसे रायतू बाजार में कंज्यूमर को सस्ता मिलता है 16 रुपए और फार्मर को 14 रुपए मिलते हैं। ये विन विन सिचुएशन है। ये कैसे हुआ? क्योंकि बीच की लेयर हट गई और ऑपरेशनल कॉस्ट या ऑप्स कॉस्ट मिनिमल रह गई। फार्मर का शेयर कंज्यूमर के रुपये में ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। स्लाइड पर इंडिया का मैप देखिए, जो अलग अलग स्टेट्स के सक्सेसफुल मॉडल्स दिखाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रायतू बाजार, तमिलनाडु में उजावर सांधाई, पंजाब और हरियाणा में अपनी मंडी। इन सब का कोर प्रिंसिपल सेम है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, शेड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और प्राइस कमिटीज डेली रेट्स फिक्स करती है, जो मार्केट रेट से थोड़ा कम पर फार्मर के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। यहाँ फार्मर्स को आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाते हैं ताकि ट्रेडर्स फार्मर बनकर घुस ना पाएं। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो डायरेक्ट मार्केटिंग सिर्फ सब्जी मंडियों तक सीमित नहीं है। इसका इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइज रिटेल चेन्स जैसे बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ हो रहा है। ये एग्रीगेटर्स सीधे किसान से सोर्सिंग कर रहे हैं। पुणे का हड़सपर मॉडल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम इन मॉडल्स को स्केल कर सकते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल्स अभी तक लोकलाइज्ड हैं। इन्हें नेशनल लेवल पर रेप्लिकेट करने के लिए लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए होगा। ये मॉडल प्रूव करता है कि अगर मार्केट एक्सेस सही हो तो किसान की आमदनी बिना एमएसपी बढ़ाए भी बढ़ाई जा सकती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में स्टेबिलिटी लाने के लिए कमोडिटी फ्यूचर्स और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी ईसीए का इंटरप्ले समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फ्यूचर्स मार्केट क्या है? ये प्राइस डिस्कवरी और रिस्क मैनेजमेंट का टूल है। स्लाइड में हेजिंग मैकेनिज्म डायग्राम देखिए, जो एक बैलेंस या तराजू जैसा दिख रहा है। मान लीजिए सोइंग टाइम पर प्राइस 1000 रुपीज है। फार्मर को डर है कि हार्वेस्ट टाइम पर प्राइस गिरकर 900 रुपीज न हो जाए। फ्यूचर्स मार्केट में वो आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकता है। जब हार्वेस्ट टाइम आता है और फिजिकल मार्केट में प्राइस सच में गिरकर 900 रुपीज हो जाता है, 100 का लॉस, तब फ्यूचर्स मार्केट में उसे 200 रुपए का प्रॉफिट होता है शॉर्ट पोजीशन कवर करने से। नेट रिजल्ट ये होता है कि उसका रिस्क न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसे हेजिंग कहते हैं। गॉट इट? लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 डिसरप्ट कर देता है। ईसीए का ओरिजिनल इंटेंट था होर्डिंग यानी जमाखोरी रोकना, लेकिन जैसा कि प्राइस वॉलेटिलिटी वर्सेस पॉलिसी इंटरवेंशन चार्ट दिखाता है, ये एक्ट मार्केट डिस्टॉर्शंस पैदा करता है। जब भी प्राइसेस थोड़ा बढ़ते हैं, इवेंट ए, सरकार तुरंत स्टॉक लिमिट्स लगा देती है या एक्सपोर्ट्स बैन कर देती है। इससे प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं और फार्मर को नुकसान होता है। इस एडहॉक इंटरवेंशन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये है कि प्राइवेट सेक्टर वेयरहाउसिंग और स्टोरेज में इन्वेस्ट नहीं करता। कोई बिजनेसमैन कोल्ड स्टोरेज क्यों बनाएगा अगर सरकार उसे स्टॉक रखने ही ना दे?
2020 में इस एक्ट को अमेंड करने की कोशिश की गई थी ताकि ईसीए सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जैसे वॉर या फैमिन में ही लागू हो और ट्रिगर पॉइंट्स प्राइस बेस्ड हो। हालांकि वो अमेंडमेंट रिपील हो गया, लेकिन इकोनॉमिक रैशनल आज भी वैलिड है। अगर हमें एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। बार बार एक्सपोर्ट बैन और स्टॉक लिमिट्स लगाने से हम ग्लोबल मार्केट में एक अनरिलायबल सप्लायर बन जाते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस वॉलेटिलिटी को परमानेंट बना देते हैं। हमारी डिस्कशन का आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्सा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। भारत में प्रोडक्शन की कमी नहीं है, समस्या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की है। स्लाइड में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस फनल देखिए। ये फनल दिखाता है कि प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते हम कितना फूड वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्टिंग के वक्त ग्रेन शैटरिंग, ट्रांसपोर्ट के वक्त फिजिकल डैमेज और स्टोरेज में मॉइस्चर या रोडेंट्स चूहे की वजह से करीब 16% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं। ये लॉसेस मार्केटेबल सरप्लस को कम कर देते हैं, जिससे फार्मर की इनकम सीधे तौर पर हिट होती है। इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का लगभग 14% है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स 8 to 10% से कहीं ज्यादा है, मेकिंग आवर एक्सपोर्ट्स अनकम्पिटिटिव। इसका सल्यूशन है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन मॉडल, जो स्लाइड के बॉटम में दिखाया गया है। ये एक अनब्रोकन टेम्परेचर कंट्रोल चेन है। खेत से निकलते ही प्रोड्यूस को प्री कूलिंग यूनिट में जाना चाहिए, वहां से रीफर वैन यानी रेफ्रिजरेटेड ट्रक के जरिए कोल्ड स्टोरेज और फाइनली रिटेल आउटलेट तक। इस प्रोसेस से शेल्फ लाइफ 2 दिन से बढ़कर 14 दिन तक हो सकती है। सरकार इस डायरेक्शन में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF और पीएम किसान संपदा योजना के थ्रू ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है। पीएम गति शक्ति और किसान रेल जैसे इनिशिएटिव्स इस फिजिकल कनेक्टिविटी को स्पीड दे रहे हैं। किसान रेल एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है जो पेरिशेबल्स को कम कॉस्ट में फास्ट मूव करता है। हमें ये समझना होगा कि सप्लाई चेन रिफॉर्म्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है, बल्कि फार्म टू फॉर्क कनेक्टिविटी इंश्योर करना है। जब तक हम स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, तब तक प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आधा अनाज और फल तो वेस्ट ही हो जाएगा। ट्रू वैल्यू क्रिएशन तब होगा जब हम वॉल्यूम से वैल्यू की तरफ शिफ्ट होंगे थ्रू एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स।